So hi everyone and welcome back once again to another session of daily PMI analysis from the Hindu. In this session guys, I will bring to you the daily PMI analysis, which means the pre-mains and interview analysis of all the important articles and all the relevant articles from today's Hindu newspaper, and all these articles are very important for your upcoming CSE examination. Alright, so let's begin with the session and let's try to understand the very first article. The heading says Ukraine and the anatomy of India's neutrality. Now this article, इस आर्टिकल में बात की गई है जो इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है उसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कई बार बात की जा चुकी है ऑलरेडी। बट इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूरे वर्ल्ड का प्रेशर इंडिया के ऊपर आ रहा है ताकि वो अपने स्टैंड से हटे, एक तरफ जाए, या तो वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाए या फिर रशिया की तरफ जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इंडिया के ऊपर। ऑलराइट, सो उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। एंड फाइनली इसमें यह भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों न्यूट्रल स्टैंड के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इफ़ आई टॉक अबाउट द रशिया यूक्रेन इशू, और उसके रिस्पेक्ट में इंडिया के स्टैंड के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल। तो सबसे पहले इसमें नेहरू जी के एक स्टेटमेंट से शुरुआत की गई है दैट देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डे टू डे which we have disliked intensely. We have not condemned them because when one is trying to solve a problem, it doesn't help calling names and condemning. ठीक है, इसमें नेहरू जी ने बोला था पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन देते हुए कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, डेली हो रही हैं, सालों साल हो रही हैं, जो कि हमें पसंद नहीं है, बट स्टिल हम उनको कंडेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो कंडेम करने से उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और यही सिचुएशन इंडिया ने, यही जो इंडिया की पॉलिसी है वो इंडिया ने मोर और लेस बहुत सारी जगहों पे फॉलो करी है। एग्जाम्पल है सोवियत का इंटरवेंशन हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में और अफगानिस्तान में, और इसके अलावा जो अमेरिकन इन्वेजन था ऑफ इराक में, उसमें भी इंडिया ने यही पॉलिसी फॉलो करी थी, ठीक है। और हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसमें भी इंडिया ने यही पॉलिसी फॉलो करी है। इंडिया इज कंडेमिंग द वायलेंस, इंडिया इज कंडेमिंग द वायलेंस विदाउट ब्लेमिंग एनी कंट्री। वो किसी की तरफ नहीं है और सबकी तरफ है, दोनों बातें। ऑलराइट, तो क्या इंडिया ऐसा अकेला देश है जो कि कंडेम कर रहा है लेकिन तब भी एब्सटेन कर रहा है हर जगह से? क्या इंडिया ऐसा अकेला देश है? नहीं। इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, उसने भी एब्सटेन किया है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वोट्स दैट सोट टू कंडेम रशिया। इसके अलावा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि गल्फ रीजन में अमेरिका का एक क्लोज एलाई माना जाता है, उसने भी वोटिंग से एब्सटेन किया था इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इजराइल, जो कि यूएस का काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इन द वेस्टर्न एशिया, उसने हालांकि रशिया के अटैक को कंडेम तो किया, लेकिन उसने जो सैंक्शंस रेजीम चल रहा है अगेंस्ट रशिया उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। एंड इसके अलावा इजराइल सेड नो टू सेंडिंग इट्स डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन एज वेल। एंड अदर देन दिस टर्की, जो कि नाटो का एली है, ठीक है, उसने भी इजराइल वाला सिमिलर स्टैंड रखा है, यानी कि उसने रशिया के जो अटैक है उसको कंडेम तो किया है, पर उसने सैंक्शंस रजीम से जुड़ने के लिए मना कर दिया है और साथ ही साथ अपना डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भेजने के लिए मना कर दिया है। सो इंडिया एक ऐसा अकेला कंट्री नहीं है जो कि एब्सटेन कर रहा है या फिर जो कि यूएस या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़ा है, ठीक है ना। ऐसा इंडिया अकेला कंट्री नहीं है। ऑलराइट, तो क्या रीजन है कि इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो एक साइड ले? इसके पीछे तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, और एक है पॉलिटिकल रीजन, एक है इकोनॉमिक, और एक तीसरा है स्ट्रैटेजिक रीजन। तीन रीजन हैं जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कंट्री के ऊपर उतना प्रेशर नहीं है जितना कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि आपको एक तरफ लेना पड़ेगा, एक साइड लेना पड़ेगा। इनफैक्ट जो अभी डेप्यूटी एनएसए आए थे इंडिया, ठीक है, उन्होंने तो सीधा सीधा बोला था दैट इंडिया विल फेस इंडिया को इसका सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया एक तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल रीजन की अगर हम बात करें, सो द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज केयरफुली ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट अ नैरेटिव। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसने एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करी है कि ये जो रशिया का अटैक है ऑन यूक्रेन, ये असॉल्ट है ऑन व्हाट? ऑन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल्स फॉर द फ्री वर्ल्ड। जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका जो कॉल है फ्री वर्ल्ड का, उसके ऊपर ये अटैक है रशिया का। इट इज एक्चुअली नॉट द अटैक ऑन यूक्रेन, इट इज द अटैक ऑन द नैरेटिव सेट बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉलिंग फॉर द फ्री वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा अगर इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ नहीं दिया। एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ सरमाउंटिंग प्रेशर ओवर इंडिया टू टेक वन साइड। ऑलराइट, इसके अलावा इकोनॉमिक रीजन की अगर हम बात करें तो जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो ज़्यादातर किसने लगाए हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगाए हैं। और केवल 3 एशियन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने
इन सैंक्शंस को सपोर्ट किया है, और वो है जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। अब देखो एशियन वर्ल्ड में से चाइना है जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो तो ऑफकोर्स अमेरिका की सैंक्शन की तरफ जाने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, तो दोनों अलग अलग ही काम करते हैं, तो चाइना जाएगा नहीं। तो इसके अलावा जो इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, वही बचता है, ठीक है ना। सो इफ इंडिया ऑल्सो कंटिन्यूज टू ट्रेड विद रशिया वर्किंग अराउंड द पेमेंट कर्व्स, दैट वुड ब्लंट द इफेक्ट ऑफ द सैंक्शंस ऑन द रशियन इकोनॉमी। जो रशिया की इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा अगर इंडिया ने सारे ट्रेड्स जारी रखे रशिया के साथ। तो ये एक दूसरा इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप हमारे सैंक्शंस में हमारा साथ दो और रशिया को कंडेम करो, ठीक है। और तीसरा रीजन है स्ट्रैटेजिक रीजन। देखो अब क्या है कि ये जो है वर्ल्ड कोल्ड वॉर के बाद काफी इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, ठीक है। और इंडिया ने पिछले 30 सालों में यूएस के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, और साथ ही साथ इंडिया के वार्म रिलेशनशिप रशिया के साथ भी मेंटेन है। अब ये जो इंडिया का रिलेशनशिप है विद रशिया एंड दी वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो बैलेंस इंडिया ने बना के रखा है, ये टेस्ट नहीं हुआ था बहुत टाइम में, और ये जो अभी करंट सिचुएशन है ये बिल्कुल टेस्ट करने वाली सिचुएशन है कि इंडिया अब किसकी तरफ है, इंडिया को एक तरफ लेना पड़ेगा। तो ये तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो रहा है कि आप एक तरफ जाइए, एक साइड लीजिए। बट विद द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन एंड द नियर टोटल ब्रेकडाउन इन टाइज विद रशिया एंड द वेस्ट, countries such as India are now faced with a difficult choice of picking a side, ठीक है। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में कई कंट्रीज को ऐसा लगा था कि यस इंडिया जो है वो हमारी तरफ आ जाएगा, इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अलाइन हो जाएगा, रशिया को कंडेम करेगा, रशिया के अगेंस्ट जो सैंक्शन लगे हैं उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ देगा। पर इंडिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया ड्यू टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नाउ इंडिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आर्टिकल में इसमें मेंशन है, आप काफ़ी अच्छे से इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्जाम में। इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई देखो इंडिया जो है आज अगर दुनिया को देखता है तो उसमें 3 ग्रेट पावर्स हैं, ठीक है, और सेवरल मिडिल पावर्स हैं। और 3 ग्रेट पावर्स कौन कौन सी हैं? यूएसए, चाइना और रशिया। और इंडिया इटसेल्फ एक मिडिल पावर अपने आप को कंसिडर करता है। तो जो यूएसए है दैट विल रिमेन द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट पावर, ठीक है, वो तो रहेगा ही। चाइना इज राइजिंग फास्ट एंड इज सीकिंग टू ब्लंट द अमेरिकाज एग्जिस्टिंग पावर, और चाइना हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है भाई, चाइना हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो कि एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और रशिया हालांकि अभी एक वो वुंडेड बियर है, लेकिन तब भी वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा लैंडमास है और एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, जिसकी वजह से वो सुपर पावर है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा, ठीक है। और इन सभी के बीच अब ये चलो यूएसए और रशिया तो चलो इंडिया के पार्टनर है, लेकिन चाइना तो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, चाइना कॉम्पिटिटर है, यूएसए और रशिया, यूएसए और चाइना इंडिया के पार्टनर है। अब इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। इंडिया के सामने ये सवाल है कि ऐसा एक कॉन्फ्रंटेशन जो कि यूरोप में चल रहा है उसमें इंडिया अपना एक साइड क्यों ले, और अगर वो ऐसा करेगा तो दिस वुड इवेंचुअली लीव इट्स कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्गर। उससे ऑफ कोर्स चाइना को स्ट्रांग होने वाला, इससे क्या हो जाएगा, चाइना स्ट्रांग हो जाएगा। तो व्हाई वुड इंडिया डू दिस, अपने ही कॉम्पिटिटर को स्ट्रांग वो क्यों करेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई लड़ाई यूरोप में चल रही है तो उसमें इंडिया अपना हाथ क्यों डालेगा, ऑलराइट। तो नेशन इंटरेस्ट में तो ये बिल्कुल भी फीजिबल बात है ही नहीं, ये तो बात ही बेकार है। और इंडिया का इसीलिए जो स्टैंड है ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल है हमारे लिए, इंडिया के लिए। सो हेंस न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट अमंग द बैड ऑप्शंस। मोरओवर हर कंट्री फॉर्मुलेट्स, जितनी भी कंट्री है उनके पास अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का पूरा अधिकार है, एंड दैट फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट मियरली ऑन द मॉरल कमिटमेंट्स। अगर मॉरल कमिटमेंट्स की बात होती ना तो अमेरिका कभी भी इराक के ऊपर हमला नहीं करता, या फिर अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ देता। अगर मॉरल कमिटमेंट्स की बात है, वहां पे अमेरिका ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा तो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया, या इराक के ऊपर इन्वेजन किया था। या फिर आज अगर हम यूक्रेन के केस में भी देखें तो पहले तो अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया कि यस आओ नेटो ज्वाइन करो और उसको हथियार भी सप्लाई करे, और उसके बाद जब आज एक्चुअली में उसको जरूरत है तो हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ सैंक्शन लगाने से नहीं होगा ना, जो आपको यूक्रेन को अगर सपोर्ट करना है तो डायरेक्टली युद्ध के मैदान में उतरिए, आप क्यों पीछे बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉरेन पॉलिसी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है, मॉरल कमिटमेंट्स पे काम नहीं करती। एंड इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट सर्व्ड विद अ वीक एंड आइसोलेटेड रशिया। अगर हमारा जो रशिया है अगर वो वीक हो जाएगा या फिर आइसोलेट हो जाएगा तो वो इंडिया का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है।
बिकॉज इंडिया की डिफेंस और एनर्जी नीड्स बहुत सारी रशिया से पूरी होती हैं. ऑलराइट. And finally, while close ties with the US, Japan, and Australia are important for India's maritime security and interest, ties with Russia, Iran, and Central Asian countries are also important for India for its continental security. क्योंकि इंडिया के पास मैरीटाइम जोन भी है और कॉन्टिनेंटल तो है ही. तो अगर इंडिया को अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी का फोकस रखना है तो इंडिया को यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे टाइज रखने पड़ेंगे. लेकिन अगर इंडिया को कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी का ध्यान देना है तो उसको रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी टाई अप रखना पड़ेगा. ऑलराइट. एंड फाइनली, इंडिया इज नॉट अ क्लाइंट स्टेट ऑफ एनी ग्रेट पावर. इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन नेशन है. वो किसी का क्लाइंट नहीं है कि वो उसके टुकड़ों पे पल रहा है या फिर उसके इशारों पे काम करेगा. इंडिया थिंक्स दैट अ न्यूट्रल पोजीशन एंकर्ड इन अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी which keeps channels open with both sides is what serves its interest, and it does not mean that India support the war. India war को support नहीं कर रहा है, but at the same time India will not take any of the side, and that is only in the national interest. Alright. तो आई होप गाइज ये आर्टिकल क्लियर है और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. इसमें जो इंडिया का स्टैंड है वो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्यों इंडिया न्यूट्रल साइड पे चल रहा है और क्यों इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज का साथ नहीं दिया है इन द सैंक्शंस. ऑलराइट. So I hope this article is clear, and this is very, very important for your mains examination. So now is the time for PMI analysis. So pre के लिए it is not relevant, but mains में GS2 and international relation में इसका काफी ज्यादा scope है. So the question can be like this: despite surmounting pressure from the West, India never changed its firm stand. Discuss in the light of Russia-Ukraine conflict. तो अगर कोई भी क्वेश्चन रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे आता है और उसमें इंडिया का जिक्र ऑफ कोर्स किया ही जाएगा, तो उसमें आप इस आर्टिकल में जितने भी मेंशन्ड पॉइंट थे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स. ठीक है. एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन दैट डोंट यू थिंक दैट इंडिया शुड हैव बीन ऑन वन साइड. अब आपको नहीं लगता, आपसे आपकी राय जानी जाएगी कि इतने झंझट में पड़ने के बजाय क्या इंडिया को रशिया का साथ नहीं ले लेना चाहिए था, या फिर क्या इंडिया को यूएसए का साथ नहीं ले लेना चाहिए था. क्यों इतना इंडिया झंझट में पड़ा? तो इंडिया क्यों इतना झंझट में पड़ा उसके पीछे आपको ये सारे के सारे रीजंस देने हैं जो अभी हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं कि इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट है while maintaining the neutral stand in this conflict. Alright. So I hope this PMI analysis is clear, and now let's move ahead to another article. And आज ज़्यादा आर्टिकल नहीं है क्योंकि फ्राइडे को एक पेज तो पूरा इंटरव्यू का ही होता है, एडिटोरियल का, है ना. तो आज कुछ ज़्यादा आर्टिकल नहीं है और अच्छी बात है, जितना कम आर्टिकल होगा और उतना ही कम आपके पास सिलेबस में चीज़ें ऐड ऑन होंगी. ठीक है. नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दी मैनुअल स्कैवेंजिंग. ये आर्टिकल बात कर रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग की. तो हम बात करेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है हमारे देश में और क्या क्या स्टेप्स भारत सरकार ने लिए हैं टू रिमूव द स्काउर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. ऑलराइट. तो इस आर्टिकल में मेंशन है दैट अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री अ टोटल 971 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स सिंस द ईयर 1993. और 1993 ईयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिस ईयर एन एक्ट वाज इनैक्टेड व्हिच प्रोहिबिटेड द मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसने कि प्रोहिबिट कर दिया था मैनुअल स्कैवेंजिंग को. उसके बावजूद आज तक ऑलमोस्ट 1000 पीपल अपनी जान गंवा चुके हैं ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग व्हाइल क्लीनिंग सीवर्स और अदर सेप्टिक टैंक्स. एंड इवन टुडे 1993 से लेकर आज तक अराउंड 30 ईयर्स हो चुके हैं. आफ्टर दिस लॉन्ग 30 ईयर्स, इवन टुडे द गवर्नमेंट एंड आवर सिविल सोसाइटी कंटिन्यू टू ग्रैपल विद द इनह्यूमन नेचर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है ना. 1990s के दौर में सिविल सोसाइटी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि ये जो डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाए और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाए. क्योंकि सिर्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करना इज नॉट इनफ. ठीक है. उसके बाद जो मैनुअल स्कैवेंजर्स वहां से निकल के आए उनका रिहैबिलिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. उनको दूसरी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है. आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद कर दी, ठीक है, और एक आदमी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे ही जिंदा था, उसकी जो लाइवलीहुड थी वो मैनुअल स्कैवेंजिंग थी. तो अब अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग वो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड सर्टेन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू सच पर्संस. ऑलराइट. So manual scavenging, guys, is defined as the removal of human excreta from various places like septic tanks, gutters and sewers. Manual scavenging की definition ये है. और 2013 में भी एक और एक्ट पास किया गया था जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट किया गया और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनके रिहैबिलिटेशन की बात की गई. ठीक है. लेकिन तब भी
दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग इज स्टिल प्रिवेलेंट इन दिस सोसाइटी ड्यू टू 3 मेजर रीजंस। 3 रीजंस है इसके पीछे कि आज भी हमारे देश में, आज भी हमारी सोसाइटी में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो एग्जिस्ट करती है। और उसके पीछे 3 रीजन है। नंबर 1 इज द रिलेक्टेंसी ऑफ स्टेट्स। देखो जो एक्ट पास हुआ 2013 का जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013, उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने में जो स्टेट्स हैं वो रिलेक्टेंट है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट में कार्यरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज भी हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करती है। दूसरा इशू है ड्यू टू आउटसोर्सिंग। अब देखो होता क्या है कि ये जो क्लीनिंग का काम है, लोकल बॉडीज क्या करती हैं कि आउटसोर्स कर देती हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई मतलब नहीं है सोशल इश्यूज से, उनको अपना प्रॉफिट बनाना है। और उनका प्रॉफिट ज़्यादा है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, क्योंकि अगर वो मैकेनाइजेशन के लिए मशीन्स खरीदेंगे तो वो उनके लिए कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो लेबर कॉस्ट होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीपल को एज दी मैनुअल स्कैवेंजर्स। एंड तीसरा है सोशल इश्यूज। द प्रैक्टिस इज ड्रिवन बाय कास्ट, क्लास एंड इनकम डिवाइड्स। अब होता क्या है कि देखो हमारे देश में अभी भी ना, चाहे हम कितने भी लिबरलाइज हो जाएं या कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आज भी जो कास्ट और क्लास की जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट तो करती हैं। देखो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई अपर कास्ट का पर्सन मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा होगा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो मैं बोल रहा हूँ, बट ये एक बहुत ही डार्क ट्रूथ है हमारी सोसाइटी का, राइट। और इसी की वजह से अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करके कोई दूसरा काम करना चाहता है तो उसको कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हमारी सोसाइटी में नहीं मिल पाती है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि वहां से काम छोड़ के दूसरा काम देखना चाह रहे हैं। सो 1993 में इंडिया बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। हाउएवर द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड विद इट स्टिल लिंगर ऑन ड्यू टू दिस कास्ट एंड क्लास। ये जो कास्ट एंड क्लास का डिफरेंशिएशन है उसकी वजह से जो स्टिग्मा है उससे रिलेटेड वो आज भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Now, what are the steps that have been taken by the government of India? Number 1 is this Act of 2013, which enforces the prohibition of manual scavenging in all forms, and it also ensures the rehabilitation of manual scavengers. There is a National Commission for Safai Karmcharis which take care of the rights of the manual scavengers, and इसका जो टेन्योर है वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर रही है भारत सरकार। देन देर इज अ स्वच्छ भारत मिशन, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। अगर लोगों की खुद की पार्टिसिपेशन होगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगी इन क्लीनिंग देयर ओन एरियाज, तो उससे मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होंगे उससे हमें निजात मिल पाएगी। एंड एक अमेंडमेंट बिल आने वाला था 2020 में, जो कि आया भी था बट वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो अभी कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया है। दिस बिल सीक्स टू कंप्लीटली मैकेनाइज द सीवर क्लीनिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मैनुअल स्कैवेंजर्स। एंड फाइनली recently there was a challenge which is Safai Mitra Suraksha Challenge, in which the challenges were given to the startups on development of mechanized machines for cleaning the sewers, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको completely eliminate किया जा सके। Alright, so guys, these are some of the issues related to the manual scavenging. I hope the issues are clear and these are the steps taken by the government of India. Alright, so दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। एंड नाउ द टाइम फॉर द पीएमआई एनालिसिस विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? प्री के लिए इट इज नॉट रेलिवेंट, बट GS2 में नॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसको भूल जाओ। सोशल इश्यूज में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। So question can be like this: despite prohibition, the Indian government and our civil society continue to grapple with the inhuman nature of manual scavenging. Examine. अब इस तरीके के क्वेश्चन में ये मत लिख के आ जाना सिर्फ कि भाई हाँ हमारे देश में आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये है वो है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना। सरकार के जो स्टेप सरकार ने लिए हैं वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इंटरव्यू में what steps government has taken to bring down the menace of manual scavenging, तो जो स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हो, इतना काफी है, 4-5 पॉइंट्स बताना काफी होता है, ठीक है। एंड नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रशिया इज नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है फाइनली, ठीक है। रशिया 2020 में इसका मेंबर बना था
तो यहाँ से इसको हटा दिया गया है, रेजोल्यूशन मूव कराया था बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके। तो अब फाइनली न्यूज ये है कि रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। So Russia's membership to the Human Rights Council, to which it was elected in 2020, has now been suspended. However, 58 countries including India abstained from voting. ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। And the resolution was proposed by Ukraine, United States, European Union and various other Latin American countries. ठीक है, इंडिया का स्टैंड याद रखेंगे, इंडिया ने अभी भी यहाँ पे abstain किया है। नॉट ओनली इंडिया, 58 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने abstain किया है फ्रॉम द वोटिंग। सो अब देखो यूएनएचआर, अब इसमें से तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है, इसमें से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। रशिया को यहाँ से बाहर किया है, ये हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है, ठीक है। पर यूपीएससी इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता भाई, वो क्वेश्चन पूछेगा यूएनएचआरसी में से, यूएनएचआरसी के बारे में वो पूछेगा। सो रिमेंबर, इट इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2006 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसने रिप्लेस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन को विच वॉज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। करेंटली द हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 47 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय यूएनजीए, बट अभी हो गए 46, ठीक है, क्योंकि रशिया को एकदम से बाहर कर दिया है, तो 47 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, रिसेंटली इंडिया बिकेम इट्स मेंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 2022 to 2024, and this is the 6th time that India has got selected in the council. Now talking more about this council, so remember the seats are distributed in this way. African countries, there are 13 seats for African countries, for Asia Pacific countries 13 countries again, Eastern European countries 6 seats are there, Latin American and Caribbean countries 8 seats are there, and Western European and others के लिए 7 seats हैं, ठीक है। The council reviews the status of human rights in all these member states through its universal periodic review. Do remember this. You can write this point in any of your mains answer. And there is an advisory committee also of the council which works as a think tank for this organization. All right, and India is a member. जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 से लेके 24 तक इंडिया मेंबर है, and this is the 6th term of India as a member of United Nations Human Rights Council. Okay. अब इसमें जो यूएनएचआरसी से रिलेटेड इश्यूज हैं और वहाँ पे और बेसिकली इंडिया के रिस्पेक्ट में जो इश्यूज है वो हम आज के आर्टिकल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यूएनएचआरसी के बारे में बहुत बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो जब कोई इशू उठेगा तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यूएनएचआरसी से रिलेटेड इश्यूज को। ऑलराइट, सो प्री के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएनएचआरसी। दिस इज नॉट जीआरसी, दिस इज एचआरसी, एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? दैट इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2006, यस दिस इज करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 47 मेंबर्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड देयर आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक कंट्रीज 13 सीट्स आर देयर, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में हो सकते हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने होंगे। और मेंस और इंटरव्यू में अभी मैं नॉट रिलेवेंट लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इशू जब हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूएनएचआरसी विद रिगार्ड टू इंडिया, तो फिर मेंस में और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम बात करेंगे। ऑलराइट, एंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सबने सुना होगा, आप सबने पढ़ा होगा, इधर उधर देखा होगा, जाना होगा कि इंडिया जो है 2+2 डायलॉग के लिए जा रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दिस विल बी ऑन 11th April। ये कब होगा? 11 अप्रैल को होगा। 2+2 का मतलब होता है 2 बंदे होंगे इंडिया की तरफ से, एंड 2 persons विल बी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स साइड, एंड दिस टाइम इट इज द फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, ठीक है। ये जो दो लोग हैं, एक होगा फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर और एक होंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उनकी तरफ से एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन। आई थिंक द डिफेंस सेक्रेटरी इज लॉयड ऑस्टिन फॉर ऑस्ट्रेलिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जब ये 2+2 डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा और इसके जो आउटकम्स होंगे, ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अभी के लिए जो इसका एजेंडा है, वो प्राइमरी एजेंडा तो इसका वही है जो रशिया यूक्रेन का इशू है, वो प्राइमरी एजेंडा है। इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो जब ये डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस दिस डायलॉग इन डिटेल कि इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स निकल के आए। ऑलराइट, एंड फाइनली मैंने हमेशा आपको कहा है कि पड़ोस की दाल में अगर नमक कम है तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आप सबने सुना होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री हैं, अभी तक तो हैं और कल नहीं होंगे आई गेस,
तो इमरान खान जिनने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL है वो फाइल की गई थी, कंप्लेंट फाइल हुई थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला है कि भाई देखो, पार्लियामेंट को जो आपने डिसॉल्व किया वो जो है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आपको फिर से पार्लियामेंट को रिस्टोर करना चाहिए, और फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो वोटिंग आप करवाने वाले थे वो आप करवाइए। ठीक है, तो बेसिकली कल होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग, और कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे पाकिस्तान में। और इसमें जो जजमेंट सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इलेक्शन कमीशन था उससे भी पूछा कि क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो यस, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि यस, हमें 7 महीने का समय चाहिए एंड वील बी रेडी फॉर दी फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। ठीक है, so guys, that's it for today's session. I hope all the articles are clear, and if you have any doubts you can ask me in the comment section, and I'll see you in the next session. And if you want to have an all-round preparation for all your examination, you can download the Anuj Jindal app from your Google Play Store, where you can get all the exam updates, live video sessions, monthly GK magazine, past year papers, proper strategies, daily GK and quizzes, and everything related to examination. Alright, so thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.